हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश पटेल और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स की। तो बेसिकली ऑप्टिक्स जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आता है और फिर आपका एक पार्ट रहता है आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं वहां से। और फिर आपको वेव ऑप्टिक्स में आता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन बाद में। तो चलो रिफ्लेक्शन पर देखते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है उसको समझो कि अगर कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, तो कभी भी उस पे आप जब लाइट डालते हो तो आपको एक हल्की सी कोई इमेज दिखती है, आपको शाइन नजर आती है उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? वो होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, कि उसके अपोजिट साइड पर पॉलिश कर देते हैं। अब पॉलिश की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप उसको कंप्लीटली पॉलिश कर दोगे तो आपका सरफेस बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, आपको एक प्रॉपर इमेज दिखाई देगी। अगर आप थोड़ा कम पॉलिश करोगे तो आपके पास एक थोड़ी धुंधली सी इमेज आएगी, बट आ जाएगी, राइट। तो यही हमारा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हमें दो लॉ पढ़ने हैं। तो पहला लॉ है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा लॉ जो है ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि अगर मैं बोर्ड के एस्पेक्ट पर बात करूं तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे रहेंगे, राइट। तो इसको लगाकर देखते हैं। ये कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा है कि ये प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है। मैंने कहा है रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पर हो, ये दो लॉ वैलिड रहेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं कि ये एक सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, पहला डाउट स्टूडेंट्स को यही पे आ जाता है कि यहाँ पर प्लेन सरफेस होना चाहिए। कोई भी सरफेस है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर लाइट रे आ रही है ऐसे, ठीक है, ये आपकी लाइट रे आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जिस सरफेस पर इंसिडेंट है उस पर अगर आप परपेंडिकुलर बना दो उस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं नॉर्मल, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल आई। ठीक है, तो एंगल आई पता चल गया। पहला लॉ, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। एंगल आर, और ये जो रे गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि प्लेन सरफेस हो, ये कोई भी सरफेस हो उसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए ये दो लॉ वैलिड है, 100% वैलिड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, ठीक है। सो प्लेन सरफेस के लिए सबसे पहले आप एक प्लेन सरफेस बना लो। ठीक है, अब इसका एक साइड होता है पॉलिश्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग साइड आ गई ये वाली। तो इस पे सबसे पहले आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बना देनी है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इस पर सिंपल सी चीज है, एक रे ऐसे लगा दो, ठीक है, इसके सब परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, और यहां से रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और इसको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें तो ये एक रे आ गई। अब एक और रे बना सकते हो आप, एक रे परपेंडिकुलर भी बना सकते हो, और या फिर आप ऐसे भी एक रे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये रे डायग्राम बोलते हैं इसको, ऐसे आप रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आपका इमेज है, इमेज को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरा मिरर है तो सबसे पहले OM अगर जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इक्वल होगा OI के। तो बेसिकली ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो प्लेन मिरर के लिए आपका
ये वैलिड है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि डायमेंशंस, बट वो आती है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए भी एक रे डायग्राम बना करके देख लेते हैं ताकि फटाफट समझ में आए चीजें। ठीक, ये मान लो आपका एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बोल दो ए बी। ठीक, अब इससे अगर आप रे डायग्राम बनाओगे तो रे डायग्राम कैसे, एक रे ऐसे चलेगी जो कि ऐसे ही चली जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, फिर आप यहां से एक रे बना सकते हो। ठीक, और आपका ये जो पॉइंट है तो इसी तरीके से आप जो है रे डायग्राम बना लेना, और जब आप बनाओगे रे डायग्राम तो आपका एग्जैक्ट इमेज आ जाएगी। ये बेसिकली आइडियल केस, आइडियल सिनेरियो है कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो 100% रिफ्लेक्टिंग है। तो जब क्वेश्चन आएंगे आपको 100% रिफ्लेक्टिंग मान के ही करना है, बाकी रियल लाइफ में किसी भी सरफेस को आप 100% रिफ्लेक्टिंग बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन सरफेस फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मूव करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ इमेज में वेलोसिटी आएगी। जब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो इमेज की वेलोसिटी आएगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि जो इमेज वेलोसिटी है वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के। ठीक, ये है अगर आपका जो ये बेसिकली इमेज वेलोसिटी है, वी आई लिख दो इसको, वी आई, और इसका बोल दो वी ओ। ठीक, वी आई वी ओ का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो। बट अगर ये तो हो गया परपेंडिकुलर सिनेरियो, बट अगर आपका मिरर टिल्टेड हो और फिर वेलोसिटी का कुछ और डायरेक्शन हो, उस केस के लिए वेक्टोरियली जाना पड़ता है। तो वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं एक तो परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड दूसरा अलोंग द मिरर, तो उसको डिवाइड करके आप वेक्टोरियली वेलोसिटीज लिख सकते हैं। तो वो देखना रिजल्ट। अब इस चीज को देखना कि ये मेरा एक मिरर है जो कि वीएम वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, और ये जो है किसी रैंडम डायरेक्शन में वीओ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, वीओ वेक्टर कह सकते हैं आप इसको। और मुझे निकालनी है इमेज की वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखो कि अगर मैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखूं, ठीक है, तो जो मिरर है वो तो मूव कर रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में थोड़े मूव कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शन इसी चीज के लिए लिखा है ताकि मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना बोलना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिरर आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में आपका इमेज पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मिरर की वजह से। तो हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्टली इमेज वेलोसिटी इन y direction should be equals to object velocity in y direction, सिंपल। और बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या x डायरेक्शन में, तो देखो आपको क्या करना है कि रिलेटिव वेलोसिटीज इक्वेट कर देनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इमेज को एक जगह रोक देता हूं, ठीक, और बाकी सारी वेलोसिटीज जो है मिरर और इमेज को रोकने के बाद मेरे पास ये बचेगा। मिरर को रोकने के बाद इसकी वेलोसिटीज दोनों में ऐड कर दो, तो यहां पर देखना क्या बनेगा कि वीओ इन एक्स डायरेक्शन माइनस वीएम शुड बी इक्वल्स टू वीआई इन एक्स डायरेक्शन, बट यहां पर इमेज का डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक, और वीएम भी यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि वी आई इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वीओ इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेक्टोरियली। अगर आपको जानना है तो आपको रिलेटिव वेलोसिटीज इक्वेट कर देनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से इमेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। इस पर बेस क्वेश्चन भी कर सकते हो कि आपका मिरर को अगर मैं किसी एंगल पर टिल्ट कर दूं और फिर इसको चलाऊं, तब भी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर और आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में
आपको कन्वर्ट कर लेनी है वेलोसिटीज, वेक्टर ले लेने होंगे कंपोनेंट्स, और फिर इसी अप्रोच से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत आपका हो ही नहीं सकता। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक मिरर है, उसको मैं किसी एंगल से रोटेट करूं तो मेरी इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरी इमेज कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, तो उस पर देखते हैं। तो डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो मिरर है मेरा, इसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है। ठीक है, ये एक बेसिक सा पॉइंट था। अब एक पॉइंट आता है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या चीज होती है, आप लोग सुनते होंगे फील्ड ऑफ व्यू, तो वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं एक मिरर बनाऊं कुछ इस तरीके से और एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं यहां पर नहीं, यहां पर, तो अगर मुझे देखना है कि ये इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें देखना होता है फील्ड ऑफ व्यू क्या है। तो जैसे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों एंड्स पर रे डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं रे को, लाइट रे को, और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस एंड पर डालें और ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आपका कोई भी आई जो है, कोई भी ह्यूमन है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो अगर इस पर्टिकुलर रीजन के बीच में है, इस रीजन में है, तो इसी को बोलते हैं हम फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि अगर मैं यहां पर कोई भी आई डाल दूं, ठीक है, तो यहां पर इस रीजन में कोई भी है, तो उस पर्सन को ये जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, तो ये होता है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब मुझे अपने आगे कोई एक मिरर लगाना है, तो मुझे कितनी हाइट का मिरर लगाना चाहिए कि मैं अपनी पूरी इमेज देख सकूं। मतलब अगर मेरी हाइट है 5'10" मेरी हाइट है, तो मैं कितने ये आपका लेंथ का मिरर डालूं कि मुझे पूरी 5'10" की इमेज भी मिल जाए। तो उसका सिंपल सा आंसर होता है h/2। बट वो कैसे आता है, उसके लिए आपको क्या करना होता है वो यहाँ पर देखना, उस प्रोसेस को समझो, क्योंकि आपकी मिरर की लेंथ चेंज कर सकते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब कितनी लेंथ आपको दिखाई देगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, रे डायग्राम कैसे बनता है वो देखना जरूरी है। तो अब वो देखते हैं। ये कोई भी पर्सन है, लेट अस से ये ह्यूमन है, ठीक है, और इसकी हाइट है h, और ये एक मिरर है जिसकी लेंथ है l, जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे l निकालना है h के टर्म्स में कि मैं पूरी इमेज देख सकूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 2 रेज चाहिए, एक जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से और एक जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां से। तो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका ये हेड और बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसके लेग्स। तो आपको इन दोनों पॉइंट से रेज निकालनी है और कहां पर लेके जानी है, आईज में। जब आईज में रे जाएगी तभी तो इमेज दिखेगी। बस यही आपको करना है कि सबसे पहले तो देखो ये रे ऐसे गई और ये आईज में ऐसे आ गई, ठीक है, और फिर एक रे चलेगी इसके टोज से ऐसे, और ये रेज भी आपकी आईज में चलेगी। ठीक, तो अब इन रेज को अगर आप पीछे लेकर के जाओगे ऐसे और इसे लेकर के जाओगे ऐसे, तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो वो ह्यूमन की पूरी इमेज आ जाएगी यहाँ पर। तो ये जो एल लेंथ है ये आपका h/2 कैसे आता है कि आप एक तो ये डिस्टेंस मान लो, ये मान लो आपका x और ये मान लो y, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने डिस्टेंस को। ठीक है, मतलब आई से हेड तक और आई से फिर टोज तक, तो x और y 2 लेंथ हो गई। तो यहां से अगर आप देखो कि ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये है x/2, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है सिमेट्री से ये y/2 हो जाएगी, ये वाली लेंथ y/2। तो यहां से n जो है वो आ रहा है मेरा x/2 प्लस y/2, और हमें पता है कि x प्लस y जो है वो ह्यूमन हाइट के बराबर है, तो यहां से l जो है वो h/2 के बराबर आ जाता है। इस तरीके से आपको सिमेट्री लगानी है ट्रायंगल्स में। एक ट्रायंगल तो हो गया आपका ये वाला और एक ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला, इसमें सिमेट्री लगाओ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। रे डायग्राम ऐसे ही बनाने आपको कह सकते हैं कि अगर मैं इस मिरर को इस
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे पीछे करो तो क्या इमेज पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ऐसे वर्टिकली चेंज करोगे, लेंथ चेंज करोगे, तो इमेज पर जरूर फर्क पड़ जाएगा। ठीक, बेसिक सी चीज होगी। इमेज वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन और प्लेन सरफेस खत्म हो जाता है, इतना ही है। बाकी जब अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आएंगी। अब आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, मतलब कॉनकेव मिरर हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेसेस में दो टाइप के मिरर होते हैं हमारे पास। पहला कि कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर मैं बात करूं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को आप पहचानोगे कैसे? अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सा मिरर है, सिर्फ बोला कर्व्ड मिरर है, तब आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मिरर जो है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर ये मेरा लेट से कर्व्ड मिरर है, ठीक है, और मेरा ये सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, इनसाइड सरफेस पॉलिश्ड है, और अगर मैं कहूं कि लाइट रे यहां से आ रही है, ठीक है, तब आप कहेंगे कि आपका कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर मैं सिमिलर ऐसा ही बना दूं मिरर, ठीक है, और सरफेस जो है बाहर से पॉलिश कर दूं, तब जो लाइट रे ऐसे आती है, ये इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आई होप सबसे पहला बेसिक फंडा तो समझ में आ गया कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं और कुछ रूल्स हैं, वो बताता हूँ, और फिर इनके बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो भी आपको क्वेश्चंस में लगाने हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रूल्स की। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर टच करते हैं, फोकस फोकल पॉइंट, और सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली आप लोग समझते हो, अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो आप जो मैं अभी लॉ पढ़ाने वाला हूँ आप समझ सकते हो, क्योंकि उसमें बेसिक जब आप 2D ज्योमेट्री पढ़ते हो मैथ्स में, तो तब आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर और आपकी टेंजेंट क्या है, ये सब चीजें। तो आप इस लॉ को और अच्छे से समझ पाओगे अगर आपके 2D के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो वो पास करेगी फोकस से, ठीक है, और अगर कोई रे फोकस से निकल रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है कि अगर कोई भी रे पोल पर पड़ती है तो जितने एंगल पर आ रही है थीटा, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है थीटा पर। और अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इसको मान लो, तो अनडिविएटेड पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली आपके लॉज हैं। जब आप अगर आप रे डायग्राम बना रहे हो इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेसेस, तब आपको ये लॉ बेसिक याद रखने, जब रिफ्लेक्शन आए तो वहां पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक लॉज। अब आप इस चीज को समझ भी सकते हो कि अगर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन ही क्या होती है? नॉर्मल होती है ना। नॉर्मल अगर जा रही है तो नॉर्मल का मतलब क्या है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, और हमने पढ़ा था प्लेन सरफेस के केस में कि अगर रे परपेंडिकुलर जा रही है तो अनडिविएटेड वापस आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस समझ में आ गया। हाँ, क्या सिमिलरली आप फोकस पर भी बात कर सकते हो और सिमिलरली पोल पर भी बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला जो फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, वो इक्वल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 के। पहला फॉर्मूला फोकल लेंथ क्या है? पीएफ डिस्टेंस, ये होती है फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीसी डिस्टेंस, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां से फोकल लेंथ आ जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ। कैसे आती है? फर्मेट प्रिंसिपल से आता है, अभी नहीं बता रहा हूं, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, इसमें इमेज कैसे निकालते हैं? अब इमेज अगर आप प्लेन मिरर के केस में देखो तो उसमें तो बराबर आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। इसमें थोड़ा चेंज है, ये है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है,
V is image distance, U is object distance and F is what focal length। एक और कुछ फॉर्मूलेस हैं कि आपका जो पावर है, पावर ऑफ मिरर वो इनवर्स आती है 1/f के इक्वल, ठीक है। जो पावर है वो आ जाती है 1/f के इक्वल। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अगर है तो उस केस में आप लोग इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली मैं कहूंगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपका बहुत कम चांसेस है कि सिर्फ प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस के ये कर्व सरफेस के ऊपर है, कि सिर्फ एक आपका मिरर दे दिया और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा, ऐसा बहुत रेयर होगा। डेफिनेटली कॉम्बिनेशन आएगा कि आपका एक लेंस दे देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे देंगे और फिर एक इमेज आपका मिरर दे देंगे। तो उस केस में आप लोगों को अगर इमेज की वेलोसिटी निकालनी है तो तब आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब आप लोगों को मेथड लगाना। और मेथड क्या है कि आपके पास ये है 1/1/u + 1/f, ठीक है। तो यहां से आपको वेलोसिटी निकालनी, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t और फिर इक्वेट करके जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कि अगर फोकल लेंथ चेंज हो रही नहीं हो रही, फोकल लेंथ सेम तो वो 0 हो जाएगा df/f। फिर आता है dv/uv, तो वो चेंज हो रहा है ना, उसको पुट करो। और आपका du/u है तो उसको पुट करो। अब इनमें से कुछ भी आपसे पूछा गया तब आप लोग इस फॉर्मूले से जाए। बाकी फॉर्मूला अगर एक सिंपल केस आ जाए तो उसमें आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो ये है कि आपका परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है ये कि vi जो है दैट इज इक्वल्स टू -mu² v0, और अगर पैरेलल है अलोंग द एक्सिस बोल सकते हैं तो उस केस में जो vi है वो हो जाता है m v0। m क्या है, मैग्निफिकेशन है, दैट इज v/u। v/u ने क्या है, बेसिकली यहां पर आता है h ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय h ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है कि इमेज की जो जितनी हाइट है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, तो वो मैग्निफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपके बेसिक फॉर्मूलेज इन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, बेसिकली जो कर्व सरफेसेस है उन पर। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पर। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन है क्या। कि अगर आप लोग किसी भी सरफेस पर देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका वाटर। आप ग्लास में पानी भरो और पानी भरने से पहले ग्लास में नीचे कॉइन रखो, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप उसमें पानी भरोगे तो आपको कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, बट एक्चुअली कॉइन बिल्कुल नीचे रहता है। ये चीज आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। वो किस वजह से होता है, वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, कि जो आपकी रेज आ रही है रिफ्लेक्शन में रे वापस आ जाती है, रिफ्रैक्शन में रे सरफेस पे अंदर चली जाती है, ठीक है। दोस्त मीडियम चेंज कर देती है। अब उसी को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्नेल्स लॉ, फिर स्नेल्स लॉ के बाद जाएंगे रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब्स। फिर उस पर हम बात करेंगे कि आपका एपरेंट शिफ्ट कितना है। फिर हम आगे पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल कि क्या चीज है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और फिर हम जाएंगे लेंसेज पे, और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन पर। रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले ये हो गया आपका सरफेस को डिवाइड करने वाली लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटेस्ट से मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये हो गया मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और यहाँ पर आपने एक इंसिडेंट करी हुई, ठीक है। सिमिलरली क्या करना है, नॉर्मल बनानी है। ये एक एंगल हो गया I, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। अब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ऐसे तो ये चली जाती है, बट इस केस में क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब मेरा जो मीडियम 2 है वो डेंसर है, मतलब गाढ़ा है, तो ये जो रे है ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और लेट ये एंगल r है, तो ये r कैसे दिया जाता है, ये आता है μ1 sin I is equals to μ2 sin r। और यही हमारा स्नेल्स लॉ। बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बता देता हूं। स्नेल्स लॉ कहता है कि μ sin I जो है आपका ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर
एक और सरफेस ला दूं, एक और मीडियम ला दूं, तो ये रे डिपेंड करेगी कि मीडियम जो है आपका डेंसर है, रेयर है तो और नॉर्मल के अगर डेंसर है तो और क्लोज हो जाएगी, रेयर है तो दूर चली जाएगी। तो ये म्यू साइन आई कांस्टेंट है, दैट इज स्नेल्स लॉ, और उसको हम दो सरफेस के लिए ऐसे लगा देते हैं, म्यू1 sin i इक्वल्स टू म्यू2 sin r। ठीक है, तो अब बात करते हैं एपरेंट शिफ्ट की। एपरेंट डेप्थ और एपरेंट शिफ्ट दोनों चीजें हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस से कि ये मेरा मीडियम 2 है, लिक्विड है, थोड़ा सा डेंसर है, मीडियम 1 एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। ठीक है, और मैं क्या कहता हूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया कुछ इस तरीके से, ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि मेरे से डी डिस्टेंस नीचे या डी डेप्थ पर। ठीक है, तो अब इसकी इमेज कैसे बनेगी कि एक रे गई ऐसे, ठीक है, नॉर्मल बने, ठीक है, और नॉर्मल बनाई ये होगी ऐसे, तो ये अगर आई है ये आ गई, ठीक है, ये शिफ्ट हो गई। ठीक है, दूसरी एक सीधी रे बना दो, ऐसे गई और अनडिविएटेड चली। ठीक, तो अगर आप इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो यहां पर दोनों मिल रहे, तो यहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, और ये लेट अस से कि ये डी डैश या डी एपरेंट बोल दो। ठीक है, तो डी डैश कैसे दिया जाता है? डी डैश आता है सिंपल सा डी बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा? डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू2 बाय म्यू। ऐसे आप टीचर इसको पढ़ा देते हैं कि डी बाय म्यू, बट अगर एयर के बजाय कोई और आपको मीडियम दे दे तब आप क्या करोगे? तो आपको म्यू रिलेटिव याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ। अब बात करते हैं लेटरल शिफ्ट की। ठीक है, कि अगर मैंने स्लैब रख दिया, ठीक है, तो तब इमेज में कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो शिफ्ट कितना है, डिस्टेंस, मतलब कि इमेज जो है जहां बननी चाहिए और जहां बन रही है उसके बीच का डिस्टेंस वो देखना। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरी टी थिकनेस की एक स्लैब है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि भैया एक रे गई ऐसे, ये परपेंडिकुलर, लेट अस से ये म्यू2 है, ये म्यू1 है, और मैं कह देता हूं म्यू2 डेंसर है, तो ये रे जो है ऐसे जाने के बजाय ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर एक नॉर्मल बनाओ, हाँ क्या ना, ऐसे, और ये रे फिर ऐसे जाएगी, तो इमेज जो है आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, यहां पर कहीं इमेज बनेगी। तो ये जो शिफ्ट है दैट इज दिस डिस्टेंस, ये शिफ्ट है, शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? शिफ्ट आता है t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक, ये होता है हमारा लेटरल शिफ्ट, कह सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, अब हमें आगे बात करनी है कि रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, तो बेसिक सा फॉर्मूला है, उसको पढ़ते हैं। ये कोई मेरा एक कर्व सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर ये म्यू1 है, यहाँ पर म्यू2 है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से रे निकली, और क्या होगा कि नॉर्मल बनेगी, और ये जो रे है ये डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो म्यू2 है वो डेंसर है कि रेयर है, क्या है उस पर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरा म्यू2 है ये डेंसर है, तो ये डेफिनेटली नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और अगर मैं कहूँ कि एक और रे बना दो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से और बेंड हो जाएगी, ये आगे चलती जाएगी ऐसे ऐसे कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ इमेज आ जाएगी, डिपेंड करता है कि इमेज अब कैसी बनेगी, आपका इरेक्टेड बनेगी, थोड़ा मैग्नीफाइड बनेगी, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करें कि v कैसे निकालें, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 बाय u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है कि अगर कर्व्ड सरफेस है तब आप लोगों को इमेज कैसे निकालनी है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लेंस दे दिया, तब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां पर फिर कंफ्यूजन आ जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, जब कर्व्ड सरफेस तो ये फॉर्मूला लगाएं, जब लेंस आए तो लेंस वाला फॉर्मूला लगाएं। ये तो आप उसी पर बात करते हैं कि लेंसेज पर, कि लेंसेज क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं,
और फिर उन पर अगर इमेज बन रही है तो डिस्टेंस के उनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं तो उन पर बात करते हैं। तो लेंस जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्केव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस क्या होता है कि कोई भी दो मिरर जो है, दो लेंसेज हैं, दो कर्व्ड स्फेरिकल बॉल्स हैं, अगर वो ओवरलैप कर रही हैं तो वो जो कर्व्ड आपकी शेप आपके दिमाग में आप सोच सकते हो कि अगर दो कर्व्ड चीजें, दो स्फेरिकल बॉल्स अगर आप ओवरलैप करोगे तो एक इस तरीके की इमेज बनेगी, वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आप उनको सेपरेट कर दो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो शेप आ रही है, वो होती है कॉन्केव लेंस। जैसे कि अगर मैं कहूं ये लेंस हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स और ये लेंस हो जाएगा आपका कॉन्केव। ठीक है, तो सबसे पहले फोकल लेंथ की बात आती है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे आप, उसका फॉर्मूला होता है कि अगर मैं कहूं कि बाहर जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और यहाँ पर है μ2 और फिर बाहर है μ1, तब आप लोग कैसे निकालोगे। तो फोकल लेंथ आती है बेसिकली कैसे, 1/f = μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r। ठीक है, तो आपका R1 है ये है R2। तो बात आती है कि यहाँ पर अब आप R1 R2 है उनको विद साइन रखना होता है। ठीक है, अब कैसे रखते हैं, ये चीज होती है कि भाई यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन पढ़े। तो साइन कन्वेंशन कई टीचर्स क्या करते हैं, बहुत ही डिटेल में बता देते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो आपका लेफ्ट साइड है तो आपको साइन कन्वेंशन इस तरीके से, राइट डायरेक्शन में है तो इस तरीके से, और आपका लेंस सेंटर ऑफ अगर कर्व ऐसा है इस तरीके से बहुत सारे रूल्स बना करके पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही गलत टेक्निक है। पढ़ाना कैसे है कि भाई आपकी अगर रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, या आपका बोल दो ये लाइट रे, ये रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको पॉजिटिव मान लो। अगर रे के डायरेक्शन में जा रहे हो पॉजिटिव, रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो नेगेटिव। कैसे कि अगर ये मेरा कर्व है इस तरीके से, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ है, तो इसका जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा उसके लिए आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अपोजिट साइड नेगेटिव। इतना सा सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद में रख लो, उसके साथ सारी चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकलती है इस तरीके से। फिर आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो होता है 1/v - 1/u = 1/f इमेज के लिए। ठीक है, ये थे बेसिक फॉर्मूलेज, कैसे आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर हर चीज विद साइन पुट करनी है। बेसिकली ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा करके नहीं करवा सकते, इसके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वन शॉट सीरीज में कराने से थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सारे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/v - 1/u = 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है, और आपको हर चीज विद साइन पुट करनी है। साइन कैसे लगाना है, अगर रे के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो नेगेटिव। इस तरीके को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रख लो तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जेईई मेन तक देखा जाए तो सिर्फ आपके क्वेश्चन आएंगे, तो अगर एक लेंस दे दिया तो उस पर बेस्ड इमेज आ गई, या फिर लेंस को थोड़ा सा आपको एक मिरर के साथ अटैच करके दे दिया तब इमेज पूछ सकते हैं। बट अगर एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर सिंगल कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि आपका लेंस को कट कर देंगे, ठीक है, फिर उसको कट करके शिफ्ट कर देंगे ऊपर नीचे, और फिर मिरर भी लगा देंगे अलग अलग लेंथ पर। तो वहां पर आपकी डायग्रामेटिक स्किल्स बहुत काम आने वाली है कि आप इमेज को कैसे प्रोसेस कर सकते हो अपने माइंड में, रे डायग्राम कितने परफेक्टली बना सकते हो, तब आप फिर ये फॉर्मूलेज लगा सकते हो। तो जब अभी आगे डिटेल में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप देखो हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट खत्म कर चुके हैं, ईएमआई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। फिर एसी है और मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये चीजें कुल मिलाकर के 3-4 हफ्तों की चीज है। उसके बाद ये ऑप्टिक्स से आने वाला है, इसको ऑप्टिक्स को एक कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 to 5 वीक्स चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आपको एक और चीज पढ़नी है यहाँ पर कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या है बेसिकली कि अगर आप ट्रायंगुलर स्लैब ले लो तो उसमें उसके अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो वो प्रिज्म है। उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने के क्वेश्चन आ जाता है तो उन फॉर्मूलेज पर ही आएगा। ठीक है, तो आप प्रिज्म के ऊपर चलते हैं।
तो ये मेरा प्रिज्म है जिसका एंगल ए है, और ये मेरी एक लाइट रे है, ऐसे आई सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, शिफ्ट हुआ, और फिर एक और परपेंडिकुलर, फिर शिफ्ट हुआ, तो ये एंगल आई है R1 R2 E। ठीक है, तो बेसिक सा डायग्राम आप लोगों को भी पता होगा। बात करते हैं यहाँ पर कि अगर डेविएशन एंगल, ये एंगल होता है डेल्टा, तो डेल्टा जो है वो आ जाता है मेरा म्यू1 -1 इंटू ए। तो इस तरीके से आप डेल्टा लिख सकते हो। डेल्टा का एक और फॉर्मूला आता है, वो ये है डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ई। ठीक है, बेसिकली टोटल चेंज निकालना है ना। और यहाँ पर एक और चीज आती है कि R1 प्लस R2 जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल आता है। और अगर आप यहाँ से डेल्टा का कर्व बनाओगे, डेल्टा का कर्व बनाओगे विद आई, तो कर्व कुछ इस तरीके का आता है, पैराबोला नहीं है, अलग कर्व है। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इस कर्व को समझेंगे भी कि कैसे आया। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आया कि यहाँ पर जो है आपका जब आई और ई बराबर हो जाता है तो आपका डेल्टा जो है वो मिनिमम आ जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर डेल्टा मिनिमम आ गया, डेल्टा एम, तो यहां पर जो म्यू है उसको दिया जाता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ सकते हैं। तो यह आता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ठीक है, ये हो गया सिंपल प्रिज्म का फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या कि अगर आप यहाँ से व्हाइट लाइट डालते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से 7 आपकी लाइट विबग्योर जो है आपका वो बन जाता है। अगर आप यहाँ पर एक आपकी एक शीट लगा देंगे, व्हाइट शीट इमेज प्रोसेसिंग के लिए, तो आपकी सारी लाइट जो है वो दिख जाती है विबग्योर फॉर्म में। तो ये होता है बेसिकली प्रिज्म के कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन में भी करवाया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक प्रिज्म। और क्या रह जाता है, टीआईआर रह जाता है। टीआईआर क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सो टीआईआर क्या है कि अगर मैं एक आपका सरफेस बना दूं, ठीक है, ऊपर एयर और नीचे कोई आपका मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, तो डेफिनेटली यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उससे लाइट रेस पास होती रहेंगी। एक ऐसा एंगल पर आपकी रे पड़े, ये थीटा, कि जो लाइट रे है ये बेंड हो जाए, कि मतलब आपका जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर ना निकले, रिफ्रैक्ट होने के बाद सरफेस से वापस अंदर ही आ जाए, तो उसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसकी कंडीशन क्या होती है, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/μ। ये होती है TIR की कंडीशन कि साइन थीटा ग्रेटर देन 1/μ होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं आपको एयर ना देकर के कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 दे दूं, तब क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स। सिंपल सी चीज है, ये आ जाएगा μ1/μ2। अगर आपका एयर की जगह कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए तब आप लोग यह फॉर्मूला लगाएं और इससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दें। यहाँ पर TIR खत्म हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हर चीज खत्म होती है। यहाँ पर एक चीज बचती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज है, प्योर फॉर्मूला बेस्ड है, बट उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम कंप्लीट चैप्टर की सीरीज लाऊंगा मैं, उस टाइम पर आप लोग इस चीज को फोकस करना। वहां पर आपको पूरे रे डायग्राम्स और पूरे आपके जो फॉर्मेशन है कि कैसे एक लेंस और मिरर को कंबाइन करने के बाद में आपके पास एक आपका टेलीस्कोप बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है, सिंपल माइक्रोस्कोप बनता है, तब हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स दूंगा उसमें आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट जब हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा। अब आपका बचता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स बेसिकली।
तो अब अगली वीडियो में वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा और फिर हम इस पूरी वन शॉट सीरीज को क्लोज कर देंगे, फिर वापस से कंप्लीट चैप्टर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय।